हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस के अध्याय खाद्य संसाधनों में सुधार के एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो आपका क्लास 9 साइंस का अध्याय खाद्य संसाधनों सुधार है उसको कंप्लीट किया था। आज हम उस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें अनाज की, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसी प्रकार हम बात करें दालों से, तो दालों से हमें प्रोटीन मिलती है। और फलों तथा सब्जियों से हमें विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त होते हैं और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको पृष्ठ संख्या 230 पर मिल जाएगा एनसीईआरटी की। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारक जो फसल उत्पादन उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें जैविक कारकों की, जैसे रोग, कीट, निमेटोड, तथा अजैविक कारकों की बात करें जैसे सूखा, क्षारता, जलाकृति यानी जल का अत्यधिक होना, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है और फसल नष्ट हो सकती है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव निम्न हो सकते हैं। अब देखो, जो जैविक और अजैविक कारक हैं उनके प्रभाव से फसल उत्पादन में कमी भी आ सकती है और फसल नष्ट भी हो सकती है। और इनके दोनों के जो कॉमन प्रभाव हैं वो क्या हैं कि कीटों का संक्रमण बढ़ जाएगा, अनाज के भार में कमी आएगी, खराब अंकुरण क्षमता होगी, गुणवत्ता में कमी होगी, बदरंग हो जाना यानी जो कलर है उसका चेंज हो जाना, डिसकलरेशन। उसके बाद बाजार मूल्य में ह्रास या कमी हो जाना और बाजार का मूल्य होगा उसमें भी कमी होगी। अगला क्वेश्चन आपका, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बीच में ही दे रखा है और इसका आंसर भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डायरेक्ट ही बता रखा है आपको। तो ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अगर मैं चारे वाली फसलों के लिए बात करूं ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण की, तो उसके लिए लंबी एवं सघन शाखाएं क्या हैं, ऐच्छिक गुण है। अगर अनाज के लिए हम बात करें तो बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार शस्य विज्ञान गुण वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। देखो, चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं होनी चाहिए, अनाज वाले पौधों के लिए बौने पौधे होने चाहिए। क्योंकि बौने पौधे होंगे तो उनके लिए कम पोषकों की आवश्यकता भी होगी और फसल भी हमें अच्छी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, बृहत पोषक क्या है और इन्हें बृहत पोषक क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत पोषक क्या हैं और इन्हें बृहत पोषक क्यों कहते हैं। तो पौधों को अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। सही बात है, पौधों को जो पोषक पदार्थ हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को बृहत पोषक कहा जाता है। चूँकि इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है इसलिए इन्हें बृहत पोषक कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन पूछा गया था बृहत पोषक क्या है। तो बृहत पोषक ऐसे पोषक हैं जो पौधों को जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है। बृहत मतलब बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, उन्हें बोलते हैं बृहत पोषक। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये आदि आपके क्या है, बृहत पोषक के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपना पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, हवा, पानी और मिट्टी से। अब हवा से क्या मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तथा मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। जो मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। देखो, जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है, जल को और पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों में भेजना। ये होता है आपके जाइलम ऊतक का कार्य। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। अब मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, उपजाऊ क्षमता वो बनाए रखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, खाद और जो उर्वरक हैं उनके उपयोग की क्या करनी है, तुलना करनी है हमें। सबसे पहले हम बात करें खाद की उपयोगिता की,
तो खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। दूसरा उपयोग है इसका, दूसरी खाद की उपयोगिता है, यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। तीसरा है, इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी जो खाद है वो पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ा देता है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्र नहीं हो पाता। अगला है आपका मृदा अपरदन में कमी आती है। खाद के उपयोग से मृदा अपरदन में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद है खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है और उसके बाद आपको सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। जो खाद है आपकी सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। अब हम बात करें उर्वरक के उपयोग की, तो उर्वरक इसके उपयोग से अच्छी कायक वृद्धि मतलब पत्ती शाखा फूल होती हैं, जो अच्छी कायक वृद्धि होती है, यानी पत्तियाँ अच्छी बन जाती हैं, शाखाएँ अच्छी बन जाती हैं, फूल अच्छे बन जाते हैं और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। किसके उपयोग से, उर्वरक के उपयोग से। दूसरा है आपका अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। उर्वरक कहाँ बनाए, अब देखो ये आर्थिक दृष्टि से महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, उर्वरकों के उपयोग द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं। देखो अगर आप थोड़ी सी मात्रा में जो उर्वरक है उसका उपयोग करोगे, यानी थोड़े दिनों के लिए करोगे तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप बार बार आप उर्वरक का उपयोग करोगे तो ये मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या कर देता है, हानि पहुंचाता है। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है, यानी जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा सूक्ष्म जीवन भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। और क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव भूमिगत जीव होते हैं उनका जीवन चक्र क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगला है आपका मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है, जिससे मिट्टी सूखी चूड़ की तरह यानी पाउडरी होने से मृदा अपरदन बढ़ती है। देखो ये क्या है, अगर मान लो मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है, जिससे क्या होता है, सूखी हो जाती है, चूड़ की तरह बन जाती है, उससे क्या मृदा अपरदन की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जबकि हमने पढ़ा था भी कि खाद क्या करता है, खाद मृदा अपरदन को कम करता है। यह दोनों की तुलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों। ठीक है, पहला है किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे अथवा उर्वरक का उपयोग ना करे। पहली स्थिति है कि सिंचाई, जो किसान है वो फसल के लिए उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे और उसमें सिंचाई ना करे, ना उर्वरक प्रदान उर्वरक है उसका उपयोग करे। दूसरी स्थिति है किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। तीसरी है किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे और फसल की सुरक्षा करे, सुरक्षा की विधियां अपनाए। तो कौन सी ये पूछ रहे हैं कि कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों। तो आपको पता है जो कंडीशन नंबर 3 है, किसान अच्छी किस्म के बीज का उपयोग कर रहा है, सिंचाई भी कर रहा है और जो उर्वरक है उसका भी उपयोग कर रहा है, फसल की सुरक्षा विधियों को भी अपना रहा है, तो सबसे अधिक लाभ किसमें होगा, इस तीसरी विधि में। ठीक है, अब क्यों, तो देखो किसान अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे, फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए, केवल इस स्थिति में अधिक लाभ होगा, क्योंकि उच्च कोटि के बीज होने पर भी जब तक सही तरीकों से सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और फसल की सुरक्षा नहीं की जाए तो उत्पादकता में कमी आती है। देखो उन दोनों ऊपर वाली कंडीशन में क्या कर रहे थे अपन कि वहाँ देखो उच्च किस्म के बीजों का उपयोग कर रहे लेकिन सिंचाई नहीं कर रहे थे। अगर आप कितने भी उच्च किस्म के बीज ले आओ लेकिन सिंचाई नहीं करोगे टाइम पर और उर्वरकों का उपयोग नहीं करोगे तो फसल अच्छी नहीं हो सकती। और दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं ये कि किसान बीजों का उपयोग कर रहा है, सिंचाई भी कर रहा है और उर्वरकों का उपयोग कर रहा है। देखो पहली वाली कंडीशन से तो दूसरी वाली कंडीशन बेहतर थी, लेकिन तीसरी वाली कंडीशन में इन्होंने एक पॉइंट और बढ़ा दिया। और क्या बढ़ा दिया कि फसल सुरक्षा विधियां और अपनाए साथ में। तो फिर पहली वाली से दूसरी वाली बेहतर थी और दूसरी वाली से तीसरी वाली बेहतर है। क्वेश्चन ने पूछा है सबसे अधिक लाभ किस परिस्थिति में होगा, तो कंडीशन नंबर 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है फसल सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फसल सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां हैं और जैव नियंत्रण दोनों को अच्छा क्यों समझा जाता है। तो आंसर है
पीड़कों पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग ग्रीष्मकाल में हल से जुताई की जाती है। गहराई तथा जुताई करने से खरपतवार और पीक नष्ट हो जाते हैं, जो कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। ठीक है, अब जैव नियंत्रण विधि में क्या करें, तो जैव नियंत्रण विधि की बात करें तो जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार के को खासकर नष्ट कर देते हैं, जैसे प्रिंकल पियर कैक्टस। ठीक है, उपयुक्त विधियाँ अच्छी इसलिए, अब अच्छी क्यों हैं दोनों विधियाँ, तो पहला कारण है पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता दोनों से। दूसरा है किसी अन्य पौधों और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती। तीसरा है ये सस्ता सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता है वो प्रभावित नहीं होती है। इस वजह से जो आपकी निरोधक विधियां हैं और जैव नियंत्रण विधियां वो क्या होती हैं, अच्छी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। मान लो आपने फसल काट कर रख दी और उसके बाद उसको निकलवा लिया, अब उसका भंडारण कर रहे हैं, भंडारण मतलब इकट्ठा करके घर रख रहे हैं, तब उसके अनाज की हानि के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो पहला कारक है आपका जैविक कारक, जैसे कीट, कुतंक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु। लेकिन अजैविक कारकों की बात करें तो भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और ताप का अभाव होना, ये दोनों आपके अजैविक कारक हैं। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम करते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं। अब देखो अंकुरण की क्षमता कैसे कम करेंगे, मान लो आपने जो आपका अनाज था उसको भंडारण करके रखा, तो अगली साल आप उस अनाज का उपयोग करके अगली फसल उगाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकुरण की क्षमता कम हो जाएगी और उत्पादन के बदरंग कर देते हैं। वहाँ पर जो आपका उत्पादन भी होगा वो सही ढंग का नहीं होगा। ठीक है, ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। और क्या ये सभी लक्षण क्या कर देंगे, बाजार में जब आप मार्केट में उसको बेचने जाओगे तब इसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय विदेशी नस्लों और देसी नस्लों में संकरण कराया जाता है। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस में दुग्ध स्रवण काल लंबा होता है, जबकि देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। देखो अब देसी नस्ल के पास तो क्या है कि दुग्ध श्रवण काल लंबा है और विदेशी नस्ल के पास क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। अब इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करा दी जाए, यानी संकरण करा दिया जाए, तो इनके दोनों ऐसी नस्ल बनेगी इन दोनों के संकरण कराने के बाद कि उनमें दुग्ध श्रावण काल भी लंबा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी। तो अतः इनके संकरण से कई नई संतति प्राप्त होती हैं जिसमें दोनों प्रकार के अच्छे गुण, कौन कौन से, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी और लंबा दुग्ध श्रावण काल भी होगा। ठीक है, इसलिए पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। देखो ये कह रहे हैं कि जो भारत में कुक्कुट पालन है उसके लिए अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है, लेकिन अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऐसा क्यों, इस कथन की हमें पुष्टि करनी है, विवेचना करनी है। तो पैलेट्री फार्म में कुक्कुट ऐसी कृषि उत्पादों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, जैसे चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दले हुए दाने। ठीक है, कुक्कुट ने खाकर अंडों और मांस में संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं। और कुक्कुट क्या कर देते हैं, इनको इसमें परिवर्तन कर देते हैं, आपके तो मांस में संश्लेषण कर देते हैं और मांस क्या होता है, उच्च कोटि का पशु प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन आपका, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्यों समानता है। एक तो पशुपालन और एक कुक्कुट पालन, दोनों के प्रबंधन प्रणाली में समानता क्यों है। तो देखो पशुपालन तथा कुक्कुट पालन की प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित समानता है। पहली है उचित सफाई एवं आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। देखो सफाई भी अच्छी होनी चाहिए और उनके रहने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। उनका आवास छतदार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। ठीक है, जो आवास का फर्श है मतलब जहाँ पर पशु और कुक्कुट रहते हैं उनका जो फर्श है वो ढलवा होना चाहिए, ढाल होना चाहिए, जिससे क्या होगा वो साफ भी रहेगा और आपका सूखा भी रहेगा।
दूसरा है आपका उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब अच्छा आहार मिलना चाहिए उनके हिसाब से उन अच्छा आहार प्रोटीन वाला मिलना चाहिए उनको, ठीक है। संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, कवक से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हो सके। अगला है तापमान नियंत्रण की व्यवस्था होना चाहिए। जो तापमान का नियंत्रण है, मतलब मान लो कभी कभी ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उनकी व्यवस्था भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी। अगला है रोग तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव, रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। और रोग और पीड़कों से नियंत्रण और उनके बचाव के लिए रोगाणुनाशी पदार्थों का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रॉयलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है, इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। अब देखो ब्रॉयलर और लेयर होते क्या हैं, पहली बात तो ब्रॉयलर का मतलब मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है, मतलब ये मुर्गों की नस्ल जो आपके कुक्कुट पालन है उनकी नस्ल है ब्रॉयलर और लेयर। तो मांस के लिए किसको पाला जाता है, ब्रॉयलर को। और लेयर क्या है, अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी पालन किया जाता है। लेयर का जो मुर्गी पालन लेयर है उसका किसके लिए उपयोग किया जाता है, अंडों के लिए। ब्रॉयलर है उसका क्यों पाला जाता है, मांस के लिए। अब दूसरा है इनके आहार में प्रोटीन, वसा प्रचुर मात्रा में होती हैं, विटामिन ए तथा के की मात्रा अधिक रखी जाती है। जो इनका ब्रॉयलर का आहार है उनमें प्रोटीन और वसा अधिक मात्रा में होता है, यानी अच्छी मात्रा में होता है, और विटामिन ए और विटामिन के भी अधिक मात्रा में रखी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लेयर की, तो लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जिनके जो लेयर हैं उनके जो आपके लेयर हैं उनके आहार में क्या होता है, विटामिन होती है, खनिज होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो अगला है अंतर है इनका तीसरा कि इनकी मृत्यु दर कम है। जो ब्रॉयलर हैं उनकी मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है, लेकिन जो आपकी लेयर हैं उनकी मृत्यु दर ब्रॉयलर से क्या होती है, अधिक होती है। अगला अंतर है इनकी वृद्धि तीव्र गति से होती है और 6 से 7 हफ्तों के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है। जो ब्रॉयलर हैं उनकी गति तेज़ी से होने लगती है 6 से 7 हफ्तों के अंतर्गत, अप्रोक्सीमेट ऐसे मान लो आप 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत इनका जो उपयोग है मांस के लिए किया जाता है। यह 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकते हैं, जबकि जो लेयर हैं वो अंडे कब देते हैं, 20 हफ्ते की उम्र में। अगला है इन्हें अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जो ब्रॉयलर हैं उनको अधिक स्थान और आपके प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अगर बात करें लेयर की तो इन्हें वृद्धि के लिए अधिक स्थान और प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह आपके ब्रॉयलर और लेयर में अंतर। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। तो मछलियाँ देखो हम 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जिसे हम कहते हैं मछली पकड़ना, किसे क्या कहते हैं, मछली पकड़ना। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल। ताज़ा जल से अलवड़ी जल, अलवड़ी जल यानी नदियाँ, नहरों तथा तालाबों में होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मछली पालन या मछली संवर्धन, अतः मछली पकड़ना और मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। तो हम 2 तरीके से मछलियों को पकड़ सकते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, दूसरा मछली पालन है मछली संवर्धन। अगला क्वेश्चन है आपका मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं। तो इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियाँ एक साथ रहती हैं। मिश्रित मतलब देसी और जितनी विदेशी नस्ल की मछली आ रही है वो एक साथ रहती हैं। एक ही तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। और एक ही तंत्र है, एक ही प्रकार के तालाब में 5 से 6 प्रकार की मछलियाँ, 5 से 6 जातियों की मछलियाँ रहती हैं। अगला है ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो। मतलब ऐसी अब 5 से 6 जातियों की मछलियों में ऐसी मछलियों को चुना जाता है एक तालाब के लिए जिनमें आहार जो अपना भोजन है उसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा मतलब लड़ाई ना हो, अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हों और उनके आहार कैसे हों, भोजन अलग अलग हों। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है, जैसे कटला जल की सतह से, रेहू तालाब के मध्य क्षेत्र से, और मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेते हैं। मतलब अगर आपकी कटला मछली है वो तालाब की सतह से भोजन लेती है। रेहू यानी रेहू तालाब के मध्य क्षेत्र से, जो मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कॉपर जो ग्रास कार्प है वो किसको खाती है, खरपतवार को खाती है। इस प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है। अतः ये मछलियाँ साथ साथ रहती हुई बिना स्पर्धा को अपना अपना भोजन या आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार से तालाब में क्या हो जाती है, मछली के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। अगर मान लो आप मधु उत्पादन कर रहे हैं, मतलब शहद का उत्पादन कर रहे हैं, तो मधुमक्खी के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मधु उत्पादन के लिए प्रमुख निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला गुण है, इन्हें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। दूसरा है, वे डंक कम मारनी चाहिए। और तीसरा है, वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहें और प्रजनन तीव्रता से करें। एक तो देखो, उनके मधु शहद करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। दूसरा, डंक कम मारनी चाहिए। तीसरा है, एक ही छत्ते में काफ़ी समय तक रहें, प्रजनन तीव्रता से करें। ये तीनों गुण मधु उत्पादन के लिए एक मधुमक्खी के अंतर्गत होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो चारागाह वे स्थान है जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती हैं, जिनमें मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती हैं और मधुमक्खियाँ वहाँ से फूलों से क्या करती हैं, मकरंद और पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती है तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता एवं स्वाद को निर्धारित करती हैं। जो फूलों की किस्में होती हैं वो मधु की यानी शहद की गुणवत्ता और स्वाद दोनों को निर्धारित करती हैं। इसलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतनी ही किस्म के मधु के स्वाद की भी होंगी। अतः मधु उत्पादन का चारागाह से संबंध है। ठीक है, जैसे जैसे फूल वैसे वैसे आपके मधु के उत्पादन की गुणवत्ता और स्वाद। ठीक है, ये तो थे अभी तक हमारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बीच में दे रखे होते हैं चैप्टर के में। अब है हमारे जो एनसीईआरटी के पीछे दे रखे होते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें क्वेश्चन हमारा, सल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त हो। ठीक है, तो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए विधि फसल चक्र है। इस विधि में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अधिक पैदावार के लिए एक फसल उत्पादन की एक विधि का नाम क्या है, फसल चक्र। ठीक है, सल नहीं है वो, क्या है, फसल। अब परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, जैसा कि हमारे यहाँ भी करते हैं। ठीक है, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार की खनिज की कमी हो जाती है तथा अनेक रोग पीड़क फसल को नष्ट कर देते हैं, जैसे मक्का, सरसों, धान और गेहूं आदि। मतलब अगर एक ही खेत में आप बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाते हो तो वहाँ पर एक प्रकार की खनिज की कमी हो जाती है, जैसे रोग पीड़क क्या कर देते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। जो खेत हैं वहाँ पर खाद और उर्वरकों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अतः खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी में वांछित पोषकों की पूर्ति हो जाती है तथा उत्पादन अधिक हो जाता है। इसलिए खाद और उर्वरकों का उपयोग खेतों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। तो अगर बात करें हम अंतरा फसलीकरण के लाभ की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। इस विधि द्वारा पीड़क एवं रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। तीसरा है, 2 भिन्न प्रकार की फसलें आसानी से बोई तथा काटी जा सकती हैं। चौथा है आपका, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन अधिक होता है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अगला है आपका 5वां, 2 भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों का अधिकतम उपयोग होता है। अगला है आपका क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों सूर्य का प्रकाश, भूमि तथा जल का अच्छा उपयोग होता है। जो अंतरा फसलीकरण के लाभ हैं उनमें अगला क्या था आपका, प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश है, भूमि है, जल का अच्छा उपयोग होता है। अगला है आपका, श्रम तथा समय की बचत होती है, मतलब मेहनत की भी बचत हो जाती है और समय भी बच जाता है। अगला है आपका, मृदा अपरदन नहीं होता। अंतरा फसलीकरण के ये थे आपके लाभ। अगर हम बात करें फसल चक्र के लाभों की तो इसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है
मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं होती। देखो, अगर फसल चक्र अपनाते हो आप तो वहाँ पर जो आपके किसी एक खास प्रकार के खनिज की कमी नहीं होती। तीसरा है आपका दलहनी फसलें बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया उपस्थित होता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या नहीं होता, नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, वृद्धि होती जाती है। फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फसल चक्र में रोग वृद्धि फसलों में रोग वृद्धि तथा पीड़कों से संकट में कमी आ जाती है। फसल की उर्वरता बढ़ने पर उत्पादन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, आनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? आनुवांशिक फेरबदल क्या है और ये कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोग आता है? तो वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, आनुवांशिक रूपांतरित या फेरबदल फसल कहलाती है। यानी ऐसी फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी स्रोत से तो जीन प्राप्त किया हो, दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश करा दिया जाता है उसमें, उसके बाद वो क्या बन जाती है, आनुवांशिक रूपांतरित या फेरबदल फसल। अब कृषि प्रणाली में इस निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। कैसे कैसे उपयोगी है? तो ये उच्च उत्पादकता देती है, उन्नत किस्में मिलती हैं, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधी होती हैं, फसल में व्यापक अनुकूलता होती है, इसके परिपक्वन काल में परिवर्तन किया जा सकता है, फसल उगाने से कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, यानी यहाँ पर कम से कम समय भी लगता है। फसल में ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण लाने से अधिक उत्पादन होता है, जैसे अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भंडार गृह यानी गोदाम अनाज की हानि कैसे होती है? तो भंडार गृह या गोदामों में अनाज की हानि मुख्य दो कारकों से होती है। पहला कारक कौन सा? अजैविक कारक। अब अनाज में उपयुक्त नमी का अभाव होना, भंडार के स्थान पर उपयुक्त नमी और तापमान का अभाव होना, वायु में आर्द्रता अधिक होना, इसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अगर जैविक कारकों की बात करें तो इसके अंतर्गत कीट, कुंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु आदि आते हैं। ठीक है, इन दो कारकों की वजह से, अजैविक कारक भी बता दिया मैंने और जैविक कारक भी बता दिए, इन कारकों की वजह से जो फसल उत्पादन है भंडार गृह में अनाज की हानि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली कैसे लाभदायक है? तो किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली निम्न कारणों से लाभदायक है। पहला, पशुपालन से दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है। पशुपालन से क्या मिल जाता है? दूध भी मिल जाता है, मांस मिल जाता है और उनके उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती है? सही हो जाती है। अगला, विदेशी नस्लों तथा देशी नस्लों संकर द्वारा ऐच्छिक गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल एवं लंबा दुग्ध श्रावण काल वाली होती हैं। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है, पालतू पशुओं के रहने के स्थान, भोजन, रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये कैसी रहती हैं? पशुपालन प्रणालियाँ किसानों के लिए लाभदायक रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के लाभ क्या है? पशुपालन के लाभ, तो पशुपालन के निम्नलिखित लाभ हैं। इनसे दूध के साथ साथ कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोने में मदद मिल जाती है। एक तो ये आपका पशुपालन का लाभ है। अगला क्वेश्चन है, इन्हीं पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, नस्लों में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, तीसरा पॉइंट है। क्या है? तीसरा पॉइंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े आदि प्राप्त किए जाते हैं। जो पशुपालन है उनसे अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, मधुमक्खी से मधु और मोम मिलता है। पशुपालन में अगर मधुमक्खी पालन करते हो आप तो आपको क्या मिलेगा? मधु भी मिल जाते हैं और मोम भी मिल जाते हैं। मधु मतलब शहद। ये आपके पशुपालन के लाभ। ठीक है, भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलता है जो सर्दियों में ठंड से बचाता है। ये आपके सारे के सारे पॉइंट किसमें? आपके पशुपालन के लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानता है? समानता तीनों की अगर बात करें तो वैज्ञानिक तरीके से देखभाल या प्रबंधन करना, सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक हो तथा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रग्रहण, मत्स्यन, मैरीकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो अगर बात करें प्रग्रहण, मत्स्यन एंड कैप्चर फिशिंग, मछली पकड़ना, तो ताज़ा जल जैसे अलवणीय जल,
समुद्री जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। इस प्रकार की जल स्रोत तालाब, नदी, पोखर, लेगुन, झील, समुद्र और महासागर इत्यादि होते हैं। अगर हम बात करें मैरीकल्चर की, तो कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मैरीकल्चर। यानी जो आर्थिक महत्व की मछलियाँ हैं उनका समुद्र में क्या किया जाता है, जब समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैरीकल्चर। इनमें प्रमुख कौन कौन सी, जैसे आपकी प्रमुख हैं, मुलेट है, आपकी भेटकी है, पर्ल स्पॉट है जिसे पंखयुक्त मछली भी बोलते हैं, कवची मछली है जैसे झींगा, मत्स्य है, ऑयस्टर है आपका, साथ ही समुद्री खरपतवार, ये आपके मैरीकल्चर के अंतर्गत इनका संवर्धन किया जाता है। ये आर्थिक दृष्टि की वो आर्थिक महत्व वाली मछलियाँ होती हैं। आपका है अगला जल संवर्धन, एक्वाकल्चर। तो ये ताज़ा जल तथा समुद्री जल यानी लवड़ी जल दोनों में किया जा सकता है। जो आपका जल संवर्धन है वह लवड़ी जल और ताज़ा जल दोनों में किया जा सकता है। जैसे मैरीकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है। मैरीकल्चर क्या है, जल संवर्धन का ही प्रकार है, क्योंकि ये मैरीकल्चर भी कहाँ पर किया जाता है, जल के अंतर्गत समुद्र में किया जाता है। यहाँ पर खत्म होते हैं आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के जो भीतर आते थे पेज बाई पेज वो, और जो पीछे दे रखे होते हैं वो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।